हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रज्ञा और आज के वीडियो लेक्चर में हम जो है सीजी बोर्ड की क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर 10 कॉलोनिज्म किया हम सेवेंथ पार्ट देखेंगे, जो कि लास्ट पार्ट होने वाला है। इससे पहले के पार्ट्स में हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। हमने अमेरिका के बारे में देखा, उसके बाद हमने कुछ एशियन कंट्रीज़ के बारे में देखा, हमने स्लेव ट्रेड के बारे में देखा, हमने होलैंड के बारे में देखा, हमने चाइना के बारे में देखा, हमने जापान के बारे में देखा, उसके बाद हमने अफ्रीका के बारे में देखा। और आगे बढ़ते बढ़ते आज जो है हम अपने नेशन के बारे में देखेंगे, हम अपनी कंट्री के बारे में देखेंगे कि कैसे जो है कॉलोनिज्म जो है वो इंडिया में आया, इंडिया में कैसे जो है कॉलोनीज जो है अफ्रीकन्स ने सेटअप की, सॉरी अफ्रीकन्स नहीं, ब्रिटिशर्स ने, यूरोपियंस ने सेटअप की। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट इज अवर कॉलोनिज्म इन इंडिया। सो वी लर्नड इन क्लास 8 में हमने क्या देखा, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उन्होंने नवाब ऑफ बंगाल को हराया बैटल ऑफ प्लासी में 1757 में। तो दिस मार्क द बिगनिंग ऑफ ब्रिटिश इंप्लुएंसम इन इंडिया। तो ये जो मार्क करता है, ये जो पीरियड है ये जो ईयर है 1757 में, जिसमें जो बैटल ऑफ प्लासी है उसमें कैसे जो है ब्रिटिशर्स हरा देते हैं नवाब ऑफ बंगाल में। इससे ये मार्क करता है हमारा इम्पीरियलिज्म। इम्पीरियलिज्म क्या होता है? साम्राज्यवाद, मतलब अपना साम्राज्य फैला देना। तो ब्रिटिशर्स का साम्राज्य फैलने का ये एक शुरुआती दौर था। So we also learned how whole India was slowly subjugated by British after that. In this chapter we shall try and understand how the colonial government tried to influence and mold Indian society. तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे पूरा जो इंडिया है वो धीरे धीरे क्या है, ब्रिटिशर्स के अधीन होते जा रहा था, ब्रिटिशर्स के अंदर होते जा रहा था। और इस चैप्टर में हम ये भी कोशिश करेंगे कि जो कॉलोनियल ग्रुप है, गवर्नमेंट है, उसने कैसे जो है अपना यहाँ पे इन्फ्लुएंस लेके आया, कैसे अपनी जो हमारी जो इंडियन सोसाइटी है उसको अपने तरीके से ढालना चालू किया। तो कॉलोनिज्म वेंट थ्रू मेनी फेसेस इन इंडिया आफ्टर 1757. ईच फेज वाज शेप्ड बाय ब्रिटेन्स चेंजिंग नीड्स एंड इंडियाज रेसिस्टेंस। तो कॉलोनिज्म जो है वो इंडिया में डिफरेंट फेजेस में आगे बढ़ा, और हर एक जो फेज है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट था? एक तो ब्रिटेन की क्या नीड्स थी, क्या चेंजिंग नीड्स थी, उनको क्या चीज़ें की ज़रूरत थी, और इंडिया का जो रेसिस्टेंस है, इंडिया ने कैसे जो रेसिस्टेंस चालू किया, वो सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। कॉलोनियल पॉलिसीज ट्रांसफॉर्म इंडिया फ्रॉम वंस प्रॉस्परस कंट्री इनटू पॉवर्टी सिक नेशन, बट द रेसिस्टेंस टू फॉरेन रूल took India on the path of democracy and equality while forging the country into a modern nation. We read the story of India's struggle of democracy, equality and nationhood. We shall now learn about the colonial practices and their impact. तो हमको ये पता है कि कैसे जो है धीरे धीरे जो है ब्रिटिशर्स ने हमको एक प्रॉस्परस कंट्री, जहाँ पे एक प्रॉस्परस मतलब एक अपने ऊपर निर्भर कंट्री जो थी, उसको एक पॉवर्टी स्टिकन नेशन बना दिया। और कैसे जो हमारा जो फॉरेन रूल है उसने इंडिया को एक ऐसे पाथ में लेके आया जहां आज हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री के तौर पर खड़े हुए हैं। हमारी कंट्री में हर एक जो नागरिक है उसको इक्वलिटी मिली हुई है। हम कैसे हम पहले के चैप्टर्स में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी है। हमने क्लास 8 में देखा है कि कैसे जो है इंडिया ने स्ट्रगल किया ताकि वो डेमोक्रेसी, इक्वलिटी और नेशनहुड को प्रमोट कर सके। अब हमको कॉलोनियल पॉलिसीज़ जो है और उनका इम्पैक्ट क्या था उसको देखना है। तो सबसे पहला पॉइंट है द एरा ऑफ मोनोपोली ट्रेड। मोनोपोली ट्रेड मतलब ब्रिटिशर्स आए किस तौर पर थे? वो एक ट्रेड के तौर पर आए थे। जहांगीर का जब टाइम था ब्रिटिशर्स के टाइम में, तो वो ट्रेड मोनोपोली लेके आए थे कि हम यहाँ पे ट्रेड करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं। तो ब्रिटिश कॉलोनिज्म हैज़ टू ऑब्जेक्टिव इन द इनिशियल फेज। फर्स्ट वॉज टू एस्टैब्लिश ब्रिटिश मोनोपोली ओवर इंडिया ट्रेड। तो सबसे पहला जो ब्रिटिशर्स के यहाँ कॉलोनी बनाने की दो ऑब्जेक्टिव थे। तो पहला क्या है, इनिशियल फेज में जब वो यहाँ पे आए थे, तो सबसे पहला क्या था कि ब्रिटिशर्स की जो मोनोपोली थी मतलब उनका विचार ये था कि वो इंडिया में ट्रेड करना चाहते हैं। द ईस्ट इंडिया कंपनी वांटेड टू इंश्योर दैट इट हैज सोल राइट टू सेल इंडियन गुड्स इन इंटरनेशनल मार्केट। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला उद्देश्य क्या था कि वो चाहते थे कि सिर्फ और सिर्फ उनके पास राइट हो, ताकि वो जो इंडिया की जो चीज़ें हैं, इंडिया के जो गुड्स है, उस समय इंडिया के बहुत सारे गुड्स बाहर में बहुत फेमस थे, जैसे कि क्लॉथ, ठीक है, यहाँ का जो कपड़ा था, जो क्वालिटी थी, जो हैंड क्राफ्टेड जो
कपड़े थे वो फॉरेन मार्केट में बहुत डिमांड में थे। इंडिगो जो कलर डाई करने के लिए यूज़ किया जाता था वो बहुत डिमांड थे। ओपीम, ठीक है, अफीम कहा जाता है, वो बाहर के मार्केट में बहुत डिमांड में थे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडिया की बहुत बाहर में बहुत प्रचलित थी। तो वो चाहते थे कि इंटरनेशनल मार्केट में वही ये चीज़ों को बेचे और कोई दूसरी कंपनी ना बेचे। इट वांटेड टू रीच द मैक्सिमम प्रॉफिट बाय बाइंग द गुड्स चीप फ्रॉम इंडियन पीसन्स एंड आर्टिशंस देन हाइक द प्राइसेस इन फॉरेन मार्केट। तो उनका मेन उद्देश्य क्या था कि वो चाहते थे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं। कैसे प्रॉफिट कमाना चाहते थे? जो इंडिया के जो भोले भाले मासूम किसान थे, आर्टिशन थे, उनसे वो चीज़ें क्या है सस्ते दामों में खरीदते थे, खरीदना चाहते थे और उनको बड़े मूल्यों में फॉरेन मार्केट्स में बेचते थे। The East India Company used its political power to establish its monopoly over Indian trade and handicrafts. It forced the established merchants to trade as its agent and shunted them out if they refused to comply. तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अपने पॉलिटिकल पावर को एस्टैब्लिश करने लग गई और वो मतलब जो इंडिया का जो ट्रेड है उसको उन्होंने अपने अधीन करके रखा। जो उनके जो इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट्स है, हाथ से बनी हुई चीज़ है, वो उनके ऊपर पूरे मतलब उस मार्केट को उन्होंने कैप्चर करके रखा और वो फोर्स करती थी जितने भी मर्चेंट्स हैं, इंडिया के जो मर्चेंट्स हैं, उनको वो फोर्स करती थी, उनको एजेंट्स बना के रखे थे उन्होंने कि आपको हमारे हिसाब से काम करना है, अगर वो नहीं करेंगे तो उनको क्या है निकाल दिया जाएगा। तो इंडियन क्राफ्ट्समैन और वीवर्स वेयर देन फोर्स्ड टू सेल देयर प्रोडक्ट्स चीपली टू द कंपनी। इसलिए जो इंडिया के जो क्राफ्ट्समैन थे, वीवर्स थे, पीजेंट्स थे, उनको क्या है अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सस्ते दामों में बेचना पड़ता था। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? ट्रेड तो एक्सपैंड हुआ लेकिन जो आर्टिशंस थे उनको कोई भी अधिकार नहीं मिला, उनका कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था ईस्ट इंडिया कंपनी का? वो कंट्रोल करना चाहती थी और जो हमारे जो कंट्री के जो रेवेन्यू है उसको वो अर्न करना चाहती थी ब्रिटेन के इंटरेस्ट में। वो हमारे जो पैसे हैं मतलब हमारे जो रिसोर्सेज हैं उसको यूज़ करके वहाँ ब्रिटेन में मतलब वहाँ यहाँ से निकाल के ब्रिटेन में यूज़ करना चाहती थी। आपको पता है मतलब हमने 8th क्लास में भी पढ़ा है, यहाँ मतलब लकड़ी टिम्बर तक वो यहाँ से लेके जाते थे। वहाँ अगर ब्रिटेन में अगर रेलवे ट्रैक बिछ रहा है तो यहाँ से वो इंडिया से लॉग्स ऑफ वुड्स को भी यहाँ से लेके चले जाते थे कि वहाँ ब्रिटेन में काम हो रहा है। आपको बहुत सारी चीज़ें जो है ब्रिटिश म्यूजियम में कोहिनूर हीरा, बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेगी जो हमारे कंट्री की थी। तो बट टू कंट्रोल द रेवेन्यू, लेकिन कंट्रोल करने के लिए रेवेन्यू इट हैज़ टू फर्स्ट वेज वॉर टू एस्टैब्लिश इट्स सुप्रीमेसी इन इंडिया। फाइटिंग वॉर्स रिक्वायर्स लार्ज फाइनेंसेस। द कंपनी ट्राइड टू कवर द कॉस्ट फ्रॉम इट्स इंडियन रेवेन्यू। अब देखिए भाई पूरी कंट्री में कंट्रोल करना है तो उनको क्या करना पड़ता था? सबसे पहले लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती थी ताकि वो अपने जो एरिया है उसको अपने अंडर में कर सके। और वॉर लड़ना है, लड़ाइयाँ लड़नी है, उसके लिए क्या चाहिए रहता है? पैसा चाहिए रहता है। तो ये सारा पैसा भी जो है वो इंडिया से ही लेके आते थे। तो जो जितना भी कवर करना था फाइनेंसेस जो हैं वो उसके लिए वो इंडिया से ही रेवेन्यू जनरेट करते थे और इंडिया में ही यूज़ करते थे। टू इंक्रीज इट्स रेवेन्यू इट ट्राई टू कॉन्कर न्यू टेरिटरीज एंड मर्ज देम इनटू ब्रिटिश इंडियन एम्पायर। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरीज उनके पास होने चाहिए और इसलिए वो क्या करते थे? ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरीज वो अपने अधीन करते जा रहे थे और उसको ब्रिटिश इंडिया एम्पायर में मर्ज करते जा रहे थे। द कंपनी ऑल्सो इंट्रोड्यूस अ न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन ऑल द टेरिटरीज इट कंट्रोल। द जमींदार्स वेर रिकॉग्नाइज्ड एज ओनर ऑफ द लैंड एंड वेर गिवन राइट्स टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द पीसेंट। तो कंपनी ने नए नए रूल लेके आए। तो सबसे पहले तो उन्होंने नया लैंड रेवेन्यू सिस्टम लेके आया और जितनी टेरिटरीज में वो कंट्रोल करते थे वहाँ पे उन्होंने जमींदार अपॉइंट करके रखे थे जो ओनर होते थे लैंड में और लैंड के, और उनको उन्होंने राइट दे के रखा था कि उनको पीसेंट से क्या करना है? रेंट इकट्ठा करना है। जितने भी किसान हैं उनको उनसे रेंट इकट्ठा करना है। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट इंक्रीज्ड इट्स शेयर ऑफ टैक्स कलेक्टेड टू मैक्सिमाइज इट्स लैंड रेवेन्यू। द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ दिस पॉलिसी was that peasants were impoverished and became the victims of unprecedented man-made famines. They took loans from money lenders to pay the increasing land dues, but they were trapped in lifelong bondage because they were unable to repay the dues. अब देखिए कंपनी ने नए लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स लेके आ गए जिसमें उन्होंने ज़मींदारों की
ज़मींदार उन्होंने अपॉइंट करके रखे थे जिनके पास लैंड होते थे। अब उन लैंड से उनको क्या करना है, पीसेंट से कलेक्ट करना है टैक्स। तो समय समय पे टैक्स इतना बढ़ा दिया जाता था कि जो पीसेंट्स हैं, जो किसान हैं, वो जो है वो धीरे धीरे क्या होते जा रहे थे, एकदम शोषित होते जा रहे थे, इम्प्रोवाइज्ड होते जा रहे थे, विक्टिम्स बनते जा रहे थे, जिसमें वो खुद मैन मेड फमाइंस में अटक जा रहे थे। मैन मेड फमाइंस मतलब उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, उधार में वो पूरा मतलब बर्डन बर्डन में रह जा रहे हैं, कुछ भी नहीं है, मतलब पूरा लाइफ उनका बर्बाद हो जाता था, क्योंकि वो इतना कर्ज कहाँ से चुका पाएंगे। उसके बाद सेकेंड फेज क्या था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया। तो जैसे कि हमको पता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत पहले स्टार्ट हो गया था इंग्लैंड में, और उसी समय वो कॉलोनी भी स्टैब्लिश कर रहे थे इंडिया में, तो उसके बारे में हमको देखना है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगैन इन इंग्लैंड इन 1750-1800। The new industries did not want East India Company to have a monopoly on trade with India because it did not suit their interest. They did not want Indian textile to be sold in Europe. अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था इंग्लैंड में कौन से समय में, 1750 या 1800 के बीच में। अब जो न्यू इंडस्ट्रीज थे, जो इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो हमको जैसे कि पता है कि पहली इंडस्ट्रीज कौन सी इस्टेब्लिश हुई थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हुई थी। अब नई टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हो गई, तो वहाँ के जो ईस्ट इंडिया जो वहाँ के जो लोग हैं वो नहीं चाहते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में एस्टेब्लिश की गई है वो मतलब फॉरेन के जो इंडिया के जो प्रोडक्ट्स है उसको यूरोप में जाकर बेचे। तो वो नहीं चाहते थे कि इंडिया के टेक्सटाइल्स जो है, क्योंकि इंडिया के टेक्सटाइल्स बहुत फाइन क्वालिटी के होते थे और उनका यूरोप में कोई भी मतलब मुकाबला नहीं कर सकता था। जो ये टेक्सटाइल्स, ये जो इंडस्ट्रीज से बने हुए जो टेक्सटाइल्स हैं वो उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसलिए जो वहाँ के जो इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने एक मोनोपोली बना के रखी, एक रूल एंड रेगुलेशन बना के रखा, जो जिससे क्या है वो वहाँ के जो प्रोडक्ट्स, हमारे कंट्री के जो प्रोडक्ट्स है उसको यूरोप में ना बेच सके। ऑन द कॉन्ट्रेटरी दे वांट इंडिया टू बाई टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर्ड इन देयर फैक्ट्रीज। दे पुट प्रेशर ऑन ब्रिटिश गवर्नमेंट टू एंड द कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अब उसके विरोध में, ठीक है, उसके कॉन्ट्रेटरी वो क्या चाहते थे कि इंडिया के जो लोग हैं वो टेक्सटाइल्स खरीदे जो ब्रिटिशर्स बना रहे हैं, इंडस्ट्रीज में बना रहे हैं। इसलिए उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट में प्रेशर बनाया कि वो कंट्रोल करे ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी का है, कंपनी को। द ब्रिटिश पार्लियामेंट रिस्पॉन्डेड बाय ऑफिशियली एंडिंग द कंपनीज मोनोपोली इन 1830। इट बिगैन टू टेक मोर इंटरेस्ट इन इंडियन अफेयर्स एंड आफ्टर द 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इट टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडियन टेरिटरीज। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या रेस्पॉन्ड था, वो चाहती थी जो कंपनी की मोनोपोली है उसको उन्होंने 1830 में, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली है उसको 1813 में कम कर दिया, खत्म कर दिया, और वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लग गई इंडियन अफेयर्स में। इंडियन अफेयर्स मतलब इंडिया में कैसे करके रूल्स करना है। और 1857 के वॉर के बाद तो पूरा जो टेरिटरीज है, इंडियन टेरिटरीज है, वो किसके अंदर आ गए, किसके अधीन आ गई, ब्रिटिशर्स के अधीन में ही आ गई। So many changes were affected in India's trade policy. Impacts. तो बहुत सारे चेंजेस जो है इंडिया के ट्रेडिंग पॉलिसी में लाए गए। इंपोर्ट टैक्स ऑन ब्रिटिश गवर्नमेंट वे आइदर रिड्यूस्ड और अबॉलिश्ड टू इंश्योर गुड्स मैन्युफैक्चर इन ब्रिटिश फैक्ट्रीज कुड सेल इन इंडियन मार्केट। तो जो भी इंपोर्ट मतलब जो बाहर के देश से इंडिया में लाकर बेचा जा रहा है, मतलब ब्रिटिशर्स यूरोपियन कंट्रीज से जो चीज़ें यहाँ पे लाके बेची जा रही थी उसमें कोई भी इंपोर्ट टैक्स जो है वो नहीं लगाया जा रहा था, पूरा हटा दिया गया, ताकि जो भी चीज़ें ब्रिटिशर्स के फैक्ट्री में बन रही है वो इंडियन मार्केट में सेल हो सके। वी लर्न अबाउट दिस पॉलिसीज इन प्रीवियस चैप्टर एंड ऑल्सो डिस्कस देयर इम्पैक्ट ऑन इंडियन व्यूवर्स। तो हमने इन सारी पॉलिसीज के बारे में पहले पढ़ा है, जाना है कि इंडियन व्यूवर्स के क्या थे। तो लैक ऑफ व्यूवर्स व्हेन रेंडर्ड जॉबलेस, दे टर्न्ड टू फार्मिंग इन एब्सेंस ऑफ एन अल्टरनेटिव लाइवलीहुड। दिस इंक्रीज द प्रेशर ऑन लैंड। अब देखिए बहुत सारे जो वीवर्स हैं जिनका कपड़ा जो है पहले बिकता था, अब वो क्या हो गया, उनके पास कोई जॉब नहीं रहा। ठीक है, ये हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाले चैप्टर में देखा था। तो इसलिए वो क्या हो गया, फार्मिंग के तरफ चले गए, क्योंकि उनके पास और कोई लाइवलीहुड नहीं था, कपड़ा तो कोई खरीदने वाला नहीं है। तो इससे जो लैंड में ज़्यादा प्रेशर पड़ने पड़ा। तो more people now had to earn a living from the same amount of land. This process of people shifting from industry to agriculture is known as deindustrialization of India. It put the country in the ranks of world's poor nation. अब देखिए
कोई और लाइवलीहुड नहीं है, तो लोग क्या है इंडस्ट्री से क्या हो गए, जो पहले कपड़ा बनाने का फाइन मटेरियल बनाने का काम करते थे, अब उनके पास कोई ऑर्डर नहीं आ रहा है, तो वो एग्रीकल्चर के तरफ गए, ठीक है, खेती बाड़ी करने के तरफ गए। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। अब इससे जो है कंट्री जो है हमारी कंट्री पुअरेस्ट नेशन में रैंक करने लग गई। देयर वाज अनदर रीजन फॉर इंडियाज इम्प्रूवमेंट द ट्रांसफर ऑफ इंडियाज वेल्थ टू इंग्लैंड बाय वेरियस मीन्स। और एक और जो रीज़न है इंडिया के शोषित होने का, वो क्या था कि इंडिया का जो वेल्थ है वो इंग्लैंड में क्या करा जा रहा था, ट्रांसफ़र किया जा रहा था। द बूटी लूटेड फ्रॉम द ट्रेजरीज ऑफ किंग, सैलरीज पेड टू ब्रिटिश सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स वेयर ऑल सेंट टू इंग्लैंड। तो जो भी मतलब किंग्स थे यहाँ, राजा महाराजा थे, मुगल्स थे और बहुत सारी जो राजा महाराजा थे, उनसे जो भी वो लूटपाट करते थे वो सारे ट्रेजर्स वो कहाँ चले जाते थे, ब्रिटिशर्स के पास में इंग्लैंड चले जाते थे। सैलरीज जो है सोल्जर्स को पे की जाती थी, ये सारा जो है इंग्लैंड के पास चले जाता था। तो दिस पेमेंट्स वे मेड इन कैश फ्रॉम द लैंड रेवेन्यू पेड बाय द पीसेंट्स। और ये पैसे कहाँ से आते थे, जो लैंड रेवेन्यू वो कलेक्ट करते थे इंडियन पीसेंट्स से। तो ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल सच एज इंडिगो, जूट, कॉटन एंड जूट, while the demand for agriculture produce like cereals, tea, sugar also increased। अब ब्रिटिश के इंडस्ट्रियलाइजेशन, उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस चालू हो गया था, तो उसमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत थी, तो क्या उसमें इंडिगो, कपड़े को डाई करने के लिए कॉटन, जूट, ये सब चीज़ों की बहुत डिमांड थी। सीरियल्स की भी बहुत डिमांड थी, जैसे कि उस समय चाय का चलन था, तो सीरियल्स, शक्कर। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट जो है ये सारी चीज़ें भी ब्रिटिशर्स इंग्लैंड भेज देती थी। द कॉलोनियल गवर्नमेंट वांटेड इंडियन फार्मर्स टू प्रोड्यूस दिस चीपली एंड सप्लाई टू इंग्लैंड एट low cost. It placed the land revenue demand at very high. This forced Indian farmers to चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न। अब भाई कॉलोनियल गवर्नमेंट क्या चाहती थी कि इंडियन फार्मर्स जो है ये सारी चीज़ें जो है इनकी खेती करे, और इनकी खेती करे करके उसको ब्रिटिशर्स को कम दाम में बेचे और वो उसको इंग्लैंड भेज सके। सो इससे क्या हुआ, जो इंडियन फार्मर्स जो है उनको अपना जो उनका जो तरीका था क्रॉपिंग करने का, खेती करने का, उसमें काफ़ी बदलाव लाने लग पड़े। बहुत सारा उनको लैंड रेवेन्यू भी देना पड़ता था। तो इन ऑर्डर टू पे हाई रेवेन्यू दे बिगैन क्रॉपिंग मोर कमर्शियल क्रॉप्स विच वेयर बॉट बाय ट्रेडर्स फॉर इंग्लैंड। अब इतना हाई रेवेन्यू भी पे करना है, तो इसलिए वो क्या करने लग गए, वो कमर्शियल क्रॉप्स जो हैं वो ज़्यादा उगाने लगे। कमर्शियल क्रॉप्स क्या होते हैं, जो हम बेचने के लिए उगाते हैं। द गवर्नमेंट लॉन्च मैनी इरिगेशन प्रोजेक्ट टू सप्लाई वाटर टू द पेशेंट्स सो दे कुड ग्रो कमर्शियल क्रॉप्स। इट ऑल्सो लेड न्यू रेलवे लाइन्स टू कनेक्ट मेजर एग्रीकल्चर रीजन्स टू द सी पोर्ट। और गवर्नमेंट ने बहुत सारे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स भी लेके आए ताकि पानी जो है पीसेंट्स को आसानी से मिल सके, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कमर्शियल क्रॉप ग्रो कर सके। नई रेलवे लाइन्स बिछाई गई, जिससे जो है जो मेजर एग्रीकल्चर रीजन्स है वहाँ से जो सामान जो है सी पोर्ट तक ले जाना ईजी हो सके। द ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट supplied most of the material needed to expand the railways. This benefited British steel industry. अब ब्रिटिश इंडस्ट्रीज जो थे, जो इंडस्ट्री चलाने वाले लोग थे, वो सप्लाई करते थे बहुत सारी जो भी सामान की ज़रूरत होती थी रेलवेज बनाने के लिए। तो इससे ब्रिटिश स्टील इंडस्ट्री को भी काफ़ी प्रॉफिट हुआ। इन दिस वे इंडियन एग्रीकल्चर बिगैन सर्विंग द नीड्स ऑफ इंग्लैंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। द प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप ग्रू, टेकिंग द प्लेस ऑफ टेक्सटाइल इन द एक्सपोर्ट मार्केट। अब इस तरीके से एग्रीकल्चर जो है, जितनी भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो इसलिए उगाई जाती थी ताकि वो इंग्लैंड के इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट कर सके। और इस तरीके से क्या हुआ, जो पहले जो वीवर्स जो है वो इंडस्ट्रीज़ में काम करते थे, वो कपड़े बनाने का काम करते थे, अब वो कैश क्रॉप एग्रीकल्चर में आ गए, और ये जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो अब एक्सपोर्ट होने लगा टेक्सटाइल के जगह पे फॉरेन मार्केट में, ब्रिटिशर्स इंग्लैंड में। सो अब उसके बाद देखना है हमारे माइंड को कैसे इन्होंने कॉलोनाइज किया। सो वी सॉ द इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल पॉलिसी ऑन द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द कंट्री, बट द कॉलोनिज्म डजंट goes beyond economic impacts. It influences the way people think. How does this happen? Let us look by an example. अब ये जो कॉलोनाइजेशन है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे कंट्री के इकोनॉमिक सिस्टम पे ही मतलब इसने प्रभाव नहीं डाला, इसमें भी प्रभाव डाला कि कैसे लोगों की सोच जो है उसको बदला गया, कैसे लोगों की सोच को पूरा बदला ब्रिटिशर्स ने। तो ड्यूरिंग द टाइम ब्रिटिश वे एस्टैब्लिशिंग देयर रूल इन इंडिया, मैनी इंग्लिश पीपल बिकम इंटरेस्टेड इन
Indians' culture, knowledge, and history. They were deeply influenced by the country's culture, religion, etc. They urged East India Company to patronize the study of traditional Indian knowledge and literature. Their effort led to opening of Sanskrit College and Madrasa. These people were called ऑर्नलिस्ट स्कॉलर ऑफ ऑनलिस्ट कल्चर. तो अब ब्रिटिश रूल के समय में, ठीक है, कैसे जो है मतलब बहुत सारे जो ब्रिटिशर्स थे उनको बहुत इंटरेस्ट था इंडियन के कल्चर, नॉलेज और हिस्ट्री को लेके. तो उनको बहुत ही वो प्रभावित थे इंडियन के कल्चर के, रिलीजन से. तो इसलिए उन्होंने क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या किया, उन्होंने बोला कि भाई अब इतना यहाँ रिच कल्चर है, ट्रेडिशन है, तो इस नॉलेज को बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया कि कॉलेजेस खुलाए. संस्कृत कॉलेज खुलाया गया, मदरसा खुलाया गया, ताकि लोग जो है इन कल्चर को पढ़ सके, जान सके. और इन लोगों को जो ये संस्कृत कॉलेज और मदरसा खोला, उन्हें क्या कहा जाता है, ऑर्नलिस्ट कहा जाता है. However, the company's thinking of Indian culture and knowledge began to change after 1800. Many high-ranking officials now felt that modern European knowledge was the only knowledge. अब ये जो इनकी थिंकिंग थी इंडियन कल्चर को लेके, ये जो है 1800 के बाद धीरे धीरे क्या करने हो गई, बदलने लगी. तो हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स को क्या लगता था कि जो यूरोपियन नॉलेज है वही नॉलेज है, और ये सब जो है, ये जो लोगों का जो संस्कृत, ये सब चीज़ें बकवास है. तो वो क्या चाहते थे कि लोग इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ें, मीडियम जो होना चाहिए वो इंग्लिश होना चाहिए. तो दे फेल्ट दैट ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज हैज़ नो utilitarian purpose, so spending money on it was worthless. These people were called Anglophiles, the people who admire English culture and education. तो यहाँ पे इनको क्या लगता था कि इंडियन कल्चर में कोई भी मतलब उनको पढ़ने का आगे का कोई भी पर्पस नहीं है, और इसको पढ़ने के लिए आगे उसमें इंटरेस्ट दिखाने से सिर्फ पैसे ही खर्चा होने वाले हैं. और इस तरीके के जो लोग जो इंग्लिश कल्चर और एजुकेशन को बढ़ावा देते थे, इन्हें क्या कहा जाता है, एंग्लोफाइल्स. द एंग्लोफाइल्स वेर डोमिनेंट एट द टाइम इन the British government was formulating its education policy for India. The most well-known among them was Thomas Macklow, who presented his minute upon the Indian education to British Parliament in 1830. Macklow said, I have conversed both here and at home with men distinguished by their proficiency in Eastern tongues. I have never found one among them who could deny that a single shelf of good European library was worth the whole native literature of India and Arabia. तो एंग्लोफाइल्स बहुत डोमिनेट हो गए. डोमिनेट मतलब उनकी तादाद ज़्यादा बढ़ गई ब्रिटिश गवर्नमेंट में 1800 के बाद में. और इनमें सबसे प्रमुख कौन थे, थॉमस मैकलॉय. तो थॉमस मैकलॉय ने अपना एक मिनट दिया था इंडियन एजुकेशन के बारे में ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1830 में. उसमें कुछ लाइन ये बोला है उन्होंने. तो इन्होंने क्या बोला है, एक अगर हम सिंगल शेल्फ ले जिसमें यूरोपियन बुक्स रखा जाए और हम पूरे इंडिया और अरेबिया का नॉलेज देखें, तो जो यूरोपियन एक शेल्फ में जो बुक रखा हुआ है वो ज़्यादा होगा. तो क्या आपको लगता है ऐसा है? नहीं, बिल्कुल नहीं. तो मैकलॉय फेल्ट दैट द नेटिव लिटरेचर कुड नॉट कंपेयर द बुक्स ऑफ यूरोपियन पोइट्री, हिस्ट्री, साइंस एंड फिलोसफी. ही एडवाइज द पार्लियामेंट टू इम्प्लीमेंट एजुकेशन in science, mathematics and western philosophy and culture. He said that this would be advantage of Indian, freeing them from superstition and barbarity. तो मैकलो ने क्या कहा कि जो नेटिव लिटरेचर है, जो इंडियन लिटरेचर है, उसको अगर हम कंपेयर करें यूरोपियन की पोइट्री, हिस्ट्री और फिलोसफी से, तो कोई भी उसका कंपैरिजन नहीं है. तो उसने क्या एडवाइस किया ब्रिटिश गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट को, कि जो भी है हमको एजुकेशन देना है इंडिया में, वो साइंस, मैथमेटिक्स और वेस्टर्न फिलोसफी के ऊपर होना चाहिए, कल्चर के ऊपर होना चाहिए. इससे क्या होगा, एडवांटेज होगा कि इंडिया को क्या एडवांटेज मिलेगा, इंडियंस को क्या एडवांटेज मिलेगा, वहाँ पे जो सुपरस्टिशन है, ठीक है, सुपरस्टिशन की जो भावना है और बारबारिटी की जो भावना है वो खत्म हो जाएगी. तो माइकलस प्ली was to give Indian and English education to create a class of Indians who could support British rule and teach their fellow countrymen, he said. तो मैकलो ये चाहता था कि इंग्लिश एजुकेशन यहाँ के इंग्लिश जो इंडियन लोग हैं उनको दिया जाए, ताकि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को रूल करने में सपोर्ट कर सके. जो वहीं के जो लोग हैं वो वहाँ पे हमारे साथ मिलके जो इंडिया है उसको वो कर सके. तो उन्होंने क्या कहा है, We must at present do our best to form a class
who may be interpreters between us and the millions of whom we count. A class of person, Indian in blood and color, but English in taste, in opinions, in morals and in intellect. To that class we may leave it to refine the vernacular dialects of the country, to enrich those dialects with the terms of science borrowed from Western nomenclature, and to render them by degrees fit vehicles for conveying knowledge to the great mass of population. तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हमको एक क्लास ऑफ पीपल बनाना है जो इंग्लिश जाने, जो जिनके खून में तो इंडिया हो, ठीक है, वो इंडिया में बॉर्न एंड बॉटअप हो, लेकिन है ना उनको क्या आए, इंग्लिश आए, ठीक है, इंग्लिश आए, उनके टेस्ट में इंग्लिश हो, और वो हमारे लिए क्या करे, एक डायलेक्ट्स का काम करे, और वो जो है इंडिया के जो लोग हैं उनसे कन्वर्सेशन करने में इनकी मदद करे. उसके बाद हमको देखना है कॉलोनिज्म ए कंपैरेटिवली एनालिसिस. तो एक कंपैरिजन देखना है हमको कि कैसे जो है इंडिया का और जो बाकी कंट्रीज में जो कॉलोनिज्म हो रहा है उसका क्या क्या असर था. तो वी saw how Latin America, Africa, Indonesia, China, India and other countries were subjected to and influenced by different kinds of colonialism. One kind was seen in Latin America. Large number of native people of these countries were killed. तो ये हमने देखा लैटिन अमेरिका में कैसे जो है कॉलोनीज बनाई गई, अफ्रीका में, इंडोनेशिया में, चाइना में, इंडिया में. तो ये सारी कंट्रीज में अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रभाव से इन्होंने कॉलोनी बनाई. तो लैटिन अमेरिका में अलग तरीके का था. हमने देखा कि लार्ज नंबर्स ऑफ जो नेटिव पीपल हैं उनको मारा गया. यूरोपियन सेटल देयर एंड फोर्स्ड and enslaved Africans to live in these countries. European nations wanted to exploit these settled colonies for their own benefit. People living in the colonies opposed them. Their freedom struggle successfully extended slavery, forced labor and colonized property. तो कुछ चीज़ें बहुत ही सिमिलर रही थी कि यूरोपियंस वहाँ हर जो कंट्री हैं, कॉन्टिनेंट है, वहाँ जाके सेटल हुए, वहाँ जाके वहाँ के जो रिसोर्सेस है उसको एक्सप्लोइट करने की कोशिश की, वहाँ के लोगों को मारा उन्होंने और उनको फोर्स लेबर कराया, स्लेव बना के रखा. तो कॉलोनिज्म इन एशिया लाइक इंडोनेशिया एंड इंडिया वाज डिफरेंट फ्रॉम लैटिन अमेरिका. अगर हम इंडिया और इंडोनेशिया की बात करें, कुछ डिफरेंट था लैटिन अमेरिका में. तो यूरोपियन नेशन एस्टैब्लिश देयर गवर्नमेंट इन दिस कंट्रीज, चेंज द लोकल इकोनॉमी टू सूट देयर नीड्स. तो इंडियन गवर्नमेंट ने, यूरोपियन गवर्नमेंट ने इन कंट्रीज में क्या है, अपना दबदबा बनाया, अपनी कॉलोनीज एस्टैब्लिश की, और यहाँ जो लोकल इकोनॉमी है उसको अपने तरीके से चेंज किया. बट देयर वेयर डिफरेंसेस बिटवीन इंडोनेशिया एंड इंडिया एज वेल. अगर हम इंडोनेशिया और इंडिया की बात करें तो यहाँ पे भी चेंजेस थे. तो इन इंडोनेशिया द फॉरेस्ट वेयर क्लियर टू एस्टैब्लिश प्लांटेशन दैट वेयर ओन्ड बाय डच. तो ये हमने पहले वाले सेक्शन में देखा था, इससे पहले के सेक्शन में इंडोनेशिया में टी प्लांटेशन के लिए जो है फॉरेस्ट को क्लियर किया जा रहा था, और ये टी प्लांटेशन किसके पास था, डच के पास में. इन इंडिया टू प्लांटेशन वेयर एस्टैब्लिश इन हिली रीजन, बट द रेस्ट ऑफ द कंट्री द पीसेंट्स were subjected to high tax and induced to commercial crop. अब इंडिया में भी कई जगह पे प्लांटेशंस जो हिली रीजन्स हैं वहाँ पे उन्होंने चालू करवाया था, लेकिन बाकी कंट्रीज में जो पीसेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा टैक्स दिया जाता था और उनको फोर्स किया गया वो कमर्शियल क्रॉप्स उगाए, जैसे कि जूट हो गया, कॉटन हो गया, इंडिगो हो गया. तो most important industries were not allowed to develop in India. As a result, local textile was destroyed. तो अब इंडिया में इंडस्ट्रीज जो है, जो लोकल टेक्सटाइल है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई थी. इंडस्ट्रीज़ को भी डेवलप नहीं करने दिया गया था इंडस्ट्री में. तो चाइना स्टोरीज फॉर डिफरेंट फ्रॉम डच. अगर हम चाइना के बारे में देखेंगे तो वहाँ की स्टोरी जो है वो कुछ हद तक यहाँ से डिफरेंट थी. तो चाइना एम्परर जो है वो कंटिन्यू था एक नॉमिनल रूलर के हिसाब से, लेकिन सेवरल यूरोपियन नेशन एस्टैब्लिश देयर सुप्रीमेसी इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री. दे एक्सप्लॉइटेड द पीपल एंड कंट्रीज रिसोर्स विदाउट होल्डिंग द रीन्स ऑफ द गवर्नमेंट. तो यहाँ पे भी वही एक्सप्लॉइटेशन था, लेकिन कुछ तरह और तक अलग था, क्योंकि वहाँ पे चाइना का जो रूलर है वहाँ पे रूल कर ही रहा था. द अपोजिशन ऑफ कॉलोनिज्म वाज ऑल्सो डिफरेंट इन द कंट्रीज. अगर हम अपोजिशन करेंगे कॉलोनीज की तो अपोजिशन करने का तरीका भी अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरीके से था. सो वी कैन कंपेयर द रेसिस्टेंस इन लैटिन अमेरिका में अलग था, चाइना में अलग था, इंडिया में अलग था, अफ्रीका में अलग था, बाय आंसरिंग द फॉलोइंग क्वेश्चन. तो कुछ क्वेश्चंस हमको आंसर करने हैं. तो मैं आशा करती हूँ कि इतना आपको समझ में आया होगा. इतना समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा. अगर मेरे चैनल के वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके. थैंक्स फॉर वॉचिंग.